डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, माता रमाबाई जी, कुशवाहा जी, रामस्वरूप वर्मा जी, कर्पूरी ठाकुर जी, मान्यवर कांसीराम साहब और वीरांगना पूनम देवी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मंच पे आसीन आदरणीय भिक्खू संघ और सभी नेतागण और मुरैना की इस धरती पे अलग अलग गांवों से आए हुए माताओं, बहनों और साथियों सभी को क्रांतिकारी जय भीम, विनम्र नमो बुधाय। मुझे पूरा इस बात का भरोसा है कि आप काफी लंबे समय से बैठे हैं। जिस ट्रेन से दिल्ली से चले भोपाल शताब्दी, सुबह 9 बजे से पहले आने का टाइम है, लेकिन वो लगभग 1:30 बजे हम उससे उतरे हैं। कोहरे की वजह से लेट हुए, वरना हम हर जगह हमेशा टाइम पे पहुंचने की आदत है। तो मैं अंदाजा लगा सकता हूं आप काफी लंबे समय से बैठे हैं। मैं आपके सामने कोई भाषण नहीं दूंगा, मैं आपके साथ बातचीत करूंगा, क्योंकि जो लोग अपने बुजुर्गों का इतिहास नहीं जानते वो लोग कभी भी इतिहास बना नहीं सकते। इतिहास को जानना बेहद जरूरी है। अगर आप इतिहास को नहीं जानेंगे तो जो समस्याएं आज हमारे सामने हैं, जिन परेशानियों से ये पूरा वंचित समाज और पिछड़ा समाज दुखी है, उसके कारण को अगर नहीं जानेंगे तो फिर आप इलाज नहीं कर पाएंगे। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे कोई व्यक्ति अगर बीमार हो जाए और बीमारी के वजह से वो डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाए, डॉक्टर को अपनी समस्या बताए, डॉक्टर उससे पूछेगा क्या दिक्कत है तुम्हें। मरीज डॉक्टर को अपनी परेशानी बताएगा, पर आज परेशानी सुनने के बाद डॉक्टर उसकी बीमारी का अंदाजा लगाएगा और अंदाजा लगा के फिर वो दवाई देगा और कहेगा 5 दिन ये दवाई खा लेना, आप ठीक हो जाओगे। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, अगर 5 दिन दवाई खाने के बाद आप ठीक ना होते तो फिर डॉक्टर के पास वापस जाओगे कि नहीं जाओगे? नहीं, आप ठीक नहीं हुए तो जाएंगे, तो डॉक्टर के पास वापस जाओगे नहीं जाओगे? जाएंगे ना। जब आप वापस जाओगे और बताओगे कि आपने मुझे जो दवाई दी थी मैंने 5 दिन खा ली लेकिन मुझे आराम नहीं लगा, तो उसके बाद डॉक्टर सोचेगा कि जो अंदाजा मैंने इसकी बीमारी का, इसकी समस्या बताई गई समस्या के हिसाब से लगाया था, इसका मतलब वो बीमारी वो नहीं है, बीमारी इसको कुछ और है। फिर उस बीमारी की कारण को जानने के लिए डॉक्टर आपके ब्लड टेस्ट कराता है नहीं कराता? कराता है ना। वो कई प्रकार के टेस्ट कराता है डॉक्टर। वो कई प्रकार के टेस्ट इसलिए कराता है ताकि वो ये जान ले कि तुम्हें जो बीमारी है उसका कारण क्या है। और जैसे ही ब्लड की रिपोर्ट आती है, खून की जांच या दूसरी जो जांच होती है, जैसे ही उसकी रिपोर्ट आती है और डॉक्टर को बीमारी का असल कारण पता लग जाता है, उसके बाद जब डॉक्टर इलाज शुरू करता है तो तुरंत पहली खुराक से ही आराम लगना शुरू हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता? तो हमारी बीमारी का जो लोग इलाज कर रहे हैं उन्हें हमारे बीमारी के कारण का पता ही नहीं है, इसलिए हमारी बीमारी का इलाज नहीं हो रहा है। हमारी ओबीसी महासभा के प्रदेश के सेक्रेटरी बोल रहे थे कि हमारे सांसद जी ने नारा दिया था, पिछड़ों को सत्ता की बात की थी और तब से पिछड़े मुख्यमंत्री हैं। देखिए, जाति का मुख्यमंत्री होने से बात नहीं बनती। अगर बन जाती तो फिर आज आप परेशान ना होते। बात यह है
खून के रिश्ते से बड़ा रिश्ता विचारधारा का रिश्ता होता है। अगर आपका सगा भाई आपका खून का प्यासा हो जाए, आपको दर्द देने लगे, आपके ऊपर हमला करने लगे, तो आप ऐसे भाई से रिश्ता रखोगे, उससे दूरी बना लोगे? दूरी बना लोगे ना। अगर सपोज करो आप जिस कुएं से पानी पीते हैं उस कुएं में कोई मरा हुआ जानवर डाल दे और वो पानी प्रदूषित हो जाए, उस पानी को फिर आप अगर पियोगे तो आप बीमार होगे कि नहीं होगे? होगे ना। अब बीमार होने के बाद अगर आप उसी जो पानी प्रदूषित है उसी को पियोगे और दवाई भी खाओगे तो आपका इलाज नहीं हो सकता। इलाज तब होगा जब पानी साफ पियोगे, प्रदूषित पानी को छोड़ना होगा। तो आपकी सबसे बड़ी जो बीमारी है वो अंधविश्वास और पाखंडवाद है। आप अगर अंधविश्वास और पाखंडवाद में बने रहेंगे तो आपकी बीमारी का इलाज संभव नहीं है। मैं आपको फिर एक एग्जांपल दूंगा। मुझे पूरे दुनिया में केवल कोई एक ऐसा उदाहरण बता दीजिए कि कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार हो जाए और डॉक्टर कहे कि तुम्हारा ऑपरेशन करना पड़ेगा, तुम 200 यूनिट खून का इंतजाम करो, क्योंकि जब तुम्हारा ऑपरेशन होगा तो खून की जरूरत पड़ेगी, आप 20 यूनिट खून का इंतजाम करो। तो मुझे पूरे दुनिया से कोई एक एग्जाम्पल बता दो जिस मरीज का ऑपरेशन होना है, जिसको अपनी जान बचाने के लिए डोनेशन में खून चाहिए, वो ये कहता हो मुझे तो केवल ब्राह्मण का खून चाहिए, या मुझे केवल क्षत्रिय या वैश्य का खून चाहिए, या मुझे केवल ईसाई का या मुस्लिम का खून चाहिए। क्या पूरी दुनिया में कोई एक एग्जाम्पल मिलेगा? ऐसा नहीं मिलेगा ना। यानी जब आपकी जान बचानी है तो आपको पता है कि जानवर का खून इंसान को नहीं चढ़ सकता, जान बचाने के लिए किसी न किसी इंसान का खून चाहिए। तो तब तो आप जाति नहीं पूछते, तब तो जो भी जान बचाने के लिए खून दे दे उसी का खून अपने शरीर में ग्रहण कर लेते हो। लेकिन जब तुम ठीक हो जाते हो, तुम्हारी जान बच जाती है, तो जिस व्यक्ति ने खून देकर तुम्हारी जान बचाई है उसी को आप अछूत कहकर अपने घर से बाहर निकाल देते हो। इसका मतलब यह हुआ कि जाति कुदरत ने नहीं बनाई। अगर जाति कुदरत ने बनाई होती तो अमेरिका में भी जाति होती, इंग्लैंड में भी जाति होती, फ्रांस में भी जाति होती, इटली में भी जाति होती, स्पेन में भी जाति होती, रसिया में भी जाति होती, कोरिया में भी जाति होती, जापान में भी जाति होती, चीन में भी जाति होती, ऑस्ट्रेलिया में भी जाति होती, न्यूजीलैंड में भी जाति होती। जब पूरी दुनिया में जाति नहीं है तो केवल भारत में जाति क्यों है? क्या इस पर चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए कि भारत में जाति क्यों है और जाति किसने बनाई? जाति किसने बनाई और जाति के बनने से किसको फायदा हुआ और जाति के बनने से किसको नुकसान हुआ? जब तक आप इस बात को नहीं समझोगे तब तक आप अपनी समस्याओं से छुटकारा नहीं पा सकते। सबसे बड़ी दिक्कत यह है, मैं मध्य प्रदेश का डाटा देख रहा था आज, जो गूगल पे पड़ा हुआ है, भारत सरकार की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। आपके मध्य प्रदेश के अंदर जो फॉरवर्ड क्लास, जिसको स्वर्ण भी कह देते हैं, कुछ लोग अपर कास्ट कह देते हैं, कुछ लोग ब्राह्मणवादी कह देते हैं, कुछ लोग मनवादी कह देते हैं, उन तीनों की जनसंख्या जोड़ लो तो पूरे मध्य प्रदेश की जनसंख्या में 100 में से केवल 5 हैं। 100 में से केवल 5, जबकि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर संविधान के माध्यम से भारत में प्रजातंत्र लेकर आए और प्रजातंत्र में राजा चुनने का अधिकार आप लोगों को दे दिया। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये बात मान्यवर कांसीराम साहब भी कहकर गए। लेकिन क्या आपने उनकी बात को माना? पहले तो ये बताओ
तुम्हारे बच्चों का भविष्य ज्यादा महत्वपूर्ण है या धर्म? बच्चों का भविष्य ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन आपके बच्चों का भविष्य बनाने की बजाय वो तो मंदिर बना रहे हैं। अगर मंदिर बन भी जाए या कितनी बढ़िया से बढ़िया मंदिर बन जाए, मस्जिद बन जाए, गुरुद्वारा बन जाए या बौद्ध मंदिर बन जाए, जितना मर्जी खूबसूरत बना लो, जितना मर्जी ऊंचा बना लो, क्या उससे आपके बच्चों का पेट भर जाएगा? क्या उससे आपके बच्चों के कोई तरक्की हो जाएगी? आपकी तरक्की तो केवल पढ़ाई से हो सकती है। जब तक आपके बच्चों के पढ़ाई के रास्ते बंद थे, क्योंकि पहले बाबा साहेब के संविधान से भारत नहीं चलता था, भारत मनुस्मृति से चलता था। और मनुस्मृति कहती है पढ़ने और पढ़ाने का अधिकार केवल ब्राह्मण को है, संस्कार करने का अधिकार केवल ब्राह्मण को है, कर्मकांड करने का अधिकार केवल ब्राह्मण को है, दान लेने का अधिकार केवल ब्राह्मण को है, यज्ञ करने का अधिकार केवल ब्राह्मण को है। यानी कि पढ़ने पढ़ाने का काम, यज्ञ करने का काम, दान लेने का काम, कर्मकांड करने का काम केवल ब्राह्मण का, ये बात मनुस्मृति कहती है। रक्षा सुरक्षा का काम, शस्त्र धारण करने का काम केवल क्षत्रिय का है, व्यापार करने का काम केवल वैश्य का है, और बाकी जो है वो सारे शूद्र हैं। शूद्र को कोई ना पढ़ने का अधिकार, ना संपत्ति का अधिकार, ना सम्मान का अधिकार, ना मानवता का अधिकार। उसका काम है बाकी के तीनों वर्णों की सेवा करना। वो संविधान कहता था, मनुस्मृति, कि शूद्र का काम है तीनों की सेवा करना। और संविधान के आने के बाद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने क्या किया? कोई किसी भी जाति धर्म का हो, कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी संपत्ति रख सकता है, सबको बराबर अधिकार है, सबको मानवता का दर्जा है, सबके लिए आगे बढ़ने के समान अवसर है। इस अवसर पे मैं आपको भारत के संविधान की प्रस्तावना पढ़ के फिर अपने मुद्दे पे वापस आऊंगा। वो प्रस्तावना आप जो किताब दिखा रहे थे, एक बार दिखाना, इसके पहले पृष्ठ पे ही लिखी है, और उससे आपको पता चलेगा कि जो बाबा साहब चाहते थे वो सरकारों ने कितना किया और कितना उन सरकारों ने देश की जनता के साथ धोखा किया। इसमें संविधान को जब हमने अंगीकार किया, वो तारीख थी 26 नवंबर 1949, और तब भारत की जनता ने इस भारत के संविधान को अंगीकार करते हुए ये कहा था, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब समाज में सब बराबर, क्या सब बराबर हो गए? आर्थिक न्याय का मतलब पैसे में, अर्थ में, पैसे में सब बराबर, क्या सब बराबर हो गए? राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय का मतलब हो गया कि सत्ता में सबकी भागीदारी, क्या सबकी भागीदारी हो गई? और उसके बाद विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। यानी आप अपनी क्या बात रखना चाहते हैं, क्या आप सोचते हैं, आप किसकी पूजा करना चाहते हैं, किस धर्म को मानना चाहते हैं, किस में अपनी आस्था रखना चाहते हैं, इस बात की आजादी भी जनता को ये संविधान देता है। लेकिन क्या आज ऐसा हो रहा है? आज तो कानून बनाए जा रहे हैं कि आपको किस में आस्था रखनी है, पहले डीएम से परमिशन लो। भारत का संविधान कहता तुम्हारी मर्जी है, जिस मर्जी में आस्था रखो। लेकिन आज सरकारें कर रही है कि नहीं, आपको किस में आस्था रखनी है, पहले डीएम से परमिशन लो। डीएम कौन होता है? क्या डीएम या राज्य सरकारें भारत के संविधान से ऊपर हैं? और इसके बाद संविधान कहता है कि सबके साथ साथ प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। क्या सबका समाज के अंदर समान प्रतिष्ठा है? सबको बराबर सम्मान मिलता है? क्या सबके लिए आगे बढ़ने के समान अवसर हैं? क्या सबके लिए नौकरी के समान अवसर हैं? क्या सबके लिए पढ़ाई के समान अवसर हैं? मैं इसको पूरा क्या पढ़ूं,
मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि अभी तो जो प्रस्तावना के अंदर भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो बात तय की थी कि हम जनता को ये सब दिलवाएंगे, ये तो मिला नहीं और भारत के संविधान को खत्म करने की साजिश तैयार हो गई। कैसे तैयार हुई? वो ऐसे तैयार हुई कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमारी हजारों साल की गुलामी तो तोड़ दी। मैं वापस इस पे आऊंगा, पर इससे पहले एक बात बतानी जरूरी है, क्योंकि वो बात नहीं बताई तो आपको समझ में नहीं आएगी। फिर मैं वापस पढ़ाई के मुद्दे पे आऊंगा कि पढ़ाई आपकी कैसे छीनी जा रही है। देखिए, किसी कोई ब्राह्मण समाज को 4 वर्ण में बांटा मनुस्मृति ने, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 में बांटा ना। अगर कोई किसी ब्राह्मण से पूछे तुम्हारा वर्ण क्या है, वो कहेगा मैं ब्राह्मण वर्ण में आता हूं। और जाति क्या है? जाति भी ब्राह्मण है। कोई किसी से पूछे क्षत्रिय से तुम्हारा वर्ण क्या है, तो क्षत्रिय कहेगा कि मेरा वर्ण क्षत्रिय है और मेरी जाति भी क्षत्रिय है। उसी प्रकार अगर कोई वैश्य से पूछे तो वैश्य कहेगा मेरा वर्ण भी वैश्य है और मेरी जाति भी वैश्य है। लेकिन अगर कोई शूद्र से पूछे, जिसकी जनसंख्या आपके अगर मध्य प्रदेश की बात करूं तो 88% है, शूद्र की संख्या मध्य प्रदेश में 88% से भी ज्यादा है, और बाकी पूरे भारत की बात करूं तो 85% से ज्यादा है। लेकिन अगर कोई शूद्र से पूछे तेरा वर्ण क्या है, तो वो चुप होगा, कोई जवाब नहीं देगा। और कोई उससे पूछे तेरी जाति क्या है, वो कहेगा मैं बघेल हूं, मैं कुशवाहा हूं, मैं साक्य हूं, मैं गुर्जर हूं, मैं यादव हूं, मैं मल्ला हूं, मैं तेली हूं, मैं बढ़ई हूं, मैं लोहार हूं, मैं सुनार हूं, मैं चमार हूं, मैं वाल्मीकि हूं, मैं खटीक हूं, मैं कोली हूं, मैं रैगड़ हूं, मैं बैरवा हूं, मैं पलई हूं। वो अपनी हजारों हजार जातियां गिना देगा। तो ये 88% लोग तो हजारों टुकड़ों में बट गए, और वो 12% लोग केवल 3 टुकड़ों में हैं, और वो 3 भी एकजुट हैं। मैं ये नहीं कहता कि उन 12% के साथ अन्याय होना चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि जातिवाद को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, इसके बिना भी बोल सकते हैं वैसे। तो भाई, जब आप हजारों टुकड़ों में बटे हो तो फिर तुम्हारी जीत कैसे होगी? इसके लिए एक एग्जांपल और दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। एक जेल थी, जेल के अंदर 10,000 कैदी थे। उन 10,000 कैदियों में शूद्र समाज के और मुस्लिम समाज के, यानी शूद्र मुस्लिम को छोड़ दो, उन कैदियों में शूद्र समाज के, चूंकि शूद्रों में मुस्लिम भी आते हैं, बाद में कन्वर्ट हुए, कोई विदेश से नहीं आया, सब यहीं से कन्वर्ट हुए, कोई ओबीसी से, कोई एससी से, कोई एसटी से। तो जेल के अंदर 10,000 कैदी थे। 10,000 कैदियों में 9,500 कैदी शूद्र समाज के थे और 500 कैदी फॉरवर्ड कास्ट के थे। लेकिन जेल के अंदर जो खाना बनता था वो उन 500 लोग जो खाना चाहते थे केवल वो बनता था। तो 9,500 कैदियों ने इकट्ठा होकर जेल के महानिदेशक के सामने एक बात रखी कि हमेशा खाना केवल इन 500 कैदियों की इच्छा के हिसाब से ही क्यों बनता है? 9,500 हम लोग हैं, हमारी इच्छा से कभी भी खाना क्यों नहीं बनता? तो महानिदेशक ने कहा ठीक है, आप लोग ऐसा करो, आप लोग तय कर दो क्या खाना चाहते हो। तो वो जो 500 लोग थे उनकी राय एक थी, वो एकजुट थे। उन्होंने मेनू बनाया, अपना चार्ट दे दिया कि हमें ये चाहिए, उन 500 के 500 का एक चार्ट। और वो जो 9,500 कैदी थे
उन्होंने सबने अपना अपना अलग चार्ट बनाया, वो चार्ट दे दिए 1000। तो जब 1000 चार्ट दे दिए तो महानिदेशक ने कहा भाई बहुमत के हिसाब से 500 कैदी एक तरफ हैं और बाकी 9500 कैदी 1000 हिस्से में बटे हैं, और प्रजातंत्र में बहुमत की चलती है। बहुमत से जो 500 कैदियों ने कहा है उनका बहुमत ज्यादा है, इसलिए जो वो कह रहे हैं वो ही बनेगा। तो देश में यही हो रहा है, भारत के अंदर यही हो रहा है। भारत में जो लोग अपने आप को 88%, 85% बोलते हैं, वो बटे हैं हजारों टुकड़ों में। यानी एक हिस्सा भी पूरा 1% नहीं बैठता, इतने हिस्से बट जाते हैं। और एक तरफ 15 और 12% जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो सब वोट डालते इकट्ठा होकर, एकजुट होकर। इसीलिए सरकार उनकी बनती है। जो केंद्र में आज सरकार है, आपको पता होना चाहिए उनका वोट 40% से भी कम है। उनका वोट केवल 35% के आसपास है, लेकिन फिर भी 65% वोट वाले सत्ता से बाहर हैं और 35% वोट वाले सत्ता के अंदर हैं। तो जब तक हम सच को जानेंगे नहीं और सच को मानेंगे नहीं, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। अब मैं वापस आता हूं पढ़ाई वाली बात पर। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमारे पढ़ाई के रास्ते खोल दिए, हमें सबको वोट का अधिकार भी दिला दिया, हमें सबको संपत्ति का अधिकार भी दिलवा दिया, शिक्षण संस्थानों में रिजर्वेशन भी दिलवा दिया, नौकरी में रिजर्वेशन भी दिलवा दिया, और तो और राजनीति में रिजर्वेशन दिला दिया। सोचो अगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ये रिजर्वेशन की व्यवस्था ना करते तो क्या हम लोग पढ़ पाते, क्या मैं वकील बन पाता? अगर बाबा साहेब रिजर्वेशन की व्यवस्था ना करते तो क्या मैं एमएलए बन पाता? और एमएलए नहीं बन पाता तो क्या मैं मंत्री बन पाता? मैं अगर सरकार में 2 बार मंत्री बना तो केवल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो रिजर्वेशन की व्यवस्था की, मैं उसकी वजह से मंत्री बना। तो हमें पहले तो सच को जानना चाहिए कि हमें जो कुछ मिला है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की कुर्बानी की वजह से मिला है। उन्होंने अपने 4 बच्चे गंवा दिए, उनके 4 बच्चे कुपोषण की वजह से बीमार होकर मर गए। जवानी में उनकी पत्नी माता रमाबाई चली गई, फिर भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हिम्मत नहीं हारी। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमें रिजर्वेशन की व्यवस्था करके हमारे पढ़ाई लिखाई की, नौकरी की और नेता बनने के रास्ते इसलिए बनाकर गए थे कि हम लोग 88 और 90% होने के बावजूद अपने ही समाज का जुल्म होता रहे और हम चुपचाप देखते रहे? जो लोग संसद के अंदर, विधानसभाओं के अंदर जीत के जाते हैं, क्या वो कभी समाज के दर्द को, समाज के मुद्दों को संसद के अंदर, विधानसभाओं के अंदर उठाते हैं? आपने जो आज का मुद्दा रखा है, माता रमाबाई की जयंती तो मना ही रहे, पूरा देश नहीं पूरी दुनिया में मन रही है, लेकिन आपने इसी के अंदर जातिगत जनगणना की बात की है। पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा, आप सब लोग को शुभकामनाएं। कम से कम बिहार के अंदर, बिहार पहला राज्य देश का बन गया जहां कल से जातिगत जनगणना शुरू हो गई है। इसका फायदा क्या होगा? जब जाति की गणना होगी तो बिहार के अंदर अलग अलग जातियों के लोग, उनकी सामाजिक स्थिति क्या है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उनकी शैक्षणिक स्थिति क्या है, जब इस बात का पता चलेगा तो वहां की सरकार फिर उनके विकास के लिए कैसे उनको आगे लाया जाए, कैसे मुख्य धारा में लाया जाए, उनके लिए योजना बनाएगी। और एक और जानकारी आपको दे दूं, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जो रिजर्वेशन, प्रमोशन के रिजर्वेशन के बारे में है। वो ये कहता है कि सरकारों को सर्वे करवाना चाहिए, सरकार के पास डाटा होना चाहिए कि किसको प्रतिनिधित्व मिला, किसको प्रतिनिधित्व नहीं मिला, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है या नहीं है। तो अगर सरकार ये सर्वे ही नहीं करेगी तो एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन कैसे तय होगा?
फिर आपको रिजर्वेशन भी नहीं मिलेगा। तो ये जो शुरुआत हुई है बिहार से, मैं बिहार की सरकार को शुभकामनाएं देता हूं और देश के बाकी राज्य सरकारों से और केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि आप भी जातिगत जनगणना करवाइए, ताकि सभी जाति के वर्गों के लोगों की शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति का पता चल सके। और दूसरी बात, आज संसद के अंदर कम से कम 60 से 70% सांसद अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के हैं। अगर उस 70% से भी ज्यादा अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के सांसद संसद के अंदर हैं और उसके बावजूद अगर केंद्र की सरकार जातिगत जनगणना नहीं करवा रही है, तो इसके लिए तो हमारे उन सांसदों को डूब के मर जाना चाहिए, उन्हें रिजाइन कर देना चाहिए। उनके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि अपने समाज की न्याय की लड़ाई को लड़ सके। क्या उनको सरकार के ऊपर दबाव नहीं बनाना चाहिए? अगर वो सारे मिलकर संसद में ये कह दे कि या तो सरकार जातिगत जनगणना करवाए वरना हम सारे के सारे रिजाइन देते हैं, मैं दावे से कह रहा हूं केंद्र सरकार 2 मिनट के अंदर घोषणा करेगी कि कल से ही हम जाति की जनगणना शुरू करवा रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने गुलामों को भेजा है। जो मेरे साथी छोटे भाई बोल रहे थे कि हमारा तब से अपना ओबीसी का मुख्यमंत्री है। अरे भाई, ओबीसी का मुख्यमंत्री है तो फिर मध्य प्रदेश में तो जातिगत जनगणना करवा दो। विचार का रिश्ता बड़ा होता है, जो आपके विचार से मेल नहीं खाता वो आपका नहीं है। तो ऐसे लोगों से काम नहीं चलेगा। और आज सबसे ज्यादा दुख की बात यह, ना केवल भारत के संविधान को बदलने की साजिश कर रहे हैं, बल्कि एक बड़ा खेल हुआ है। बड़े मुश्किल से आपके पढ़ने लिखने के रास्ते खुले थे, बड़े मुश्किल से आपके सरकारी नौकरी के रास्ते खुले थे, लेकिन वो रास्ते अब सरकारों ने खुद ही बंद कर दिए। पहले क्या था, प्राइवेट स्कूल नहीं होते थे, प्राइवेट कॉलेज भी ना के बराबर थे। सभी के बच्चे अमीर हो या गरीब हो, मजदूर हो या किसान हो, नेता हो, चपड़ासी हो, आईएएस हो, कलेक्टर, कोई भी हो, सबके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। तो टीचर पक्षपात तो करता था, दलित पिछड़ों के बच्चों को पीछे बिठा देता था, अगड़ों के बच्चों को आगे बिठा देता था। लेकिन जब वो चौक लेकर ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाता तो सबको एक जैसा था ना। उसका असर ये होता था कि जिस बच्चे के अंदर लगन होती थी, प्रतिभा होती थी, वो बच्चा पीछे बैठकर भी मेहनत करके डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तरह इतिहास लिख देता था। हम लोगों ने तो सर्वे करवाया कि देश के अंदर जितने सर्वोच्च न्यायालय में और उच्च न्यायालय में जज हैं, जितने सीनियर आईएएस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस हैं, जितने सीनियर डॉक्टर हैं, सीनियर इंजीनियर हैं, जितने सीनियर प्रोफेसर हैं, साइंटिस्ट हैं, वो सरकारी स्कूलों से पढ़े हैं या प्राइवेट से पढ़े हैं। हमारे सर्वे में ये निकल कर आया, विधायक जी, सर्वे में ये निकल कर आया 98% सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, सीनियर प्रोफेसर, सीनियर साइंटिस्ट, सीनियर डॉक्टर, सीनियर इंजीनियर, वो सरकारी स्कूल से पढ़े हैं। इसका मतलब सरकारी स्कूलों में बहुत बढ़िया पढ़ाई थी, बहुत अच्छी पढ़ाई थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि अब से लगभग 40 साल पहले धीरे धीरे सरकारी स्कूलों को सरकारों ने एक साजिश के तहत कमजोर करना शुरू किया और प्राइवेट स्कूल खोलने शुरू कर दिए, प्राइवेट कॉलेज खोलने शुरू कर दिए। और उसके बाद देखो, पहले बच्चे इंजीनियर बनने के लिए, अब से केवल 10-15 साल पहले, केवल 10-15 साल पहले तक भी एक इंजीनियर जो 4 साल का कोर्स करके बनता है, 4 साल का कोर्स करने के लिए 15 साल पहले 1 लाख रुपए में बन जाता था। आज सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में भी कम से कम मान लो 15 लाख रुपए खर्च करता है तो इंजीनियर बनता है। तो क्या हमारे एससी, एसटी, ओबीसी के 99% लोग ऐसे हैं जो ये 10 से 15 लाख रुपए का खर्च उठा पाए? 99% नहीं उठा सकते, केवल 1% उठा पाएंगे, मुश्किल से 1%। तो ये साजिश किसने की है? जब सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज
सरकार कॉलेज के पैसे कमाने के लिए खोल रही है, और उस सरकार की क्या आपको जरूरत है जो आपके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा ना उठा पाए, जो आपके इलाज का खर्चा ना उठा पाए? क्या ऐसी सरकार की जरूरत है? तो आपको पहले तो देखना पड़ेगा कि ये जो प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं, जिसमें शहरों के अंदर प्राइवेट स्कूल में एक बच्चे की फीस का खर्चा, किताबों का खर्चा, वर्दी का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, ट्यूशन का खर्चा, ये सारे खर्चे अगर जोड़ लें तो एक बच्चे के पढ़ाने के लिए आपको कम से कम 7 से 8 हजार रुपया शहरों में चाहिए। दिल्ली जैसे शहर की बात नहीं कर रहा, मैं आपके जो छोटे नजदीकी शहर है उनकी बात कर रहा हूं। हर परिवार में कम से कम 2 बच्चे हैं। इसका मतलब केवल 2 बच्चों को पढ़ाने के लिए एक परिवार को कम से कम 15,000 रुपया चाहिए। और हमारे SC, ST, OBC के 99% परिवार ऐसे हैं जिनके पूरे परिवार की इनकम जोड़ते तो मुश्किल से 5,000 से 15,000 के बीच है। तो क्या हमारे ये 99% लोग अपने 2 बच्चों को पढ़ाने के लिए प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का 15,000 का खर्चा उठा सकते हैं क्या? नहीं उठा सकते ना। तो आपके बच्चे कहां पढ़ेंगे? सरकारी में पढ़ेंगे। और सरकारी स्कूलों को उन्होंने कमजोर कर दिया, वहां पे उन्होंने टीचरों की भर्ती बंद कर दी। टीचर नहीं है, पढ़ाई का माहौल नहीं है। सरकारी स्कूलों का ऐसा बना दिया जहां से पढ़ के बच्चे कामयाब नहीं हो सकते। यानी कि साजिश इतनी बड़ी है, पढ़ाई को इतना महंगा कर दो। ये डॉक्टर अंबेडकर इनके पढ़ने के रास्ते खोल गया, इनके नौकरी के रास्ते खोल गया। इनके पढ़ाई के रास्ते भी बंद करने, इनके नौकरी के रास्ते भी बंद करने। तो साजिश ये रची कि डॉक्टर अंबेडकर ने सबको एक वोट का अधिकार दिया है, वोट इनके पास है, सरकार बनाने के लिए वोट तो इन्हीं की मिलेगी, तो वोट तो इनकी चाहिए। तो फिर पढ़ाई का रास्ता कैसे बंद करें, सरकारी नौकरी का रास्ता कैसे बंद करें? तो वो इतने धूर्त हैं, इतने चालाक हैं, इतने षड्यंत्रकारी हैं। उन लोगों ने क्या किया, पढ़ाई को इतना महंगा कर दो कि ये पढ़ाई का खर्चा ही ना उठा पाए, अपने आप इनके बच्चे पढ़ाई छोड़ दें। इस तरीके से तो आपके बच्चों से इन्होंने पढ़ाई छीन ली। और जो सरकारी नौकरियों में हमारे लोग ज्यादातर किस में आते थे? सबसे ज्यादा आते थे रेलवे में, रेलवे प्राइवेटाइज कर दिया। पोस्ट ऑफिस में आते थे सबसे ज्यादा, दूसरे नंबर पे। पोस्ट ऑफिस तो बंद ही कर दिए। उसके बाद आपके जो फोन की जो कंपनियां थी, MTNL बेच दिया, BSNL बेच दिया, रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिए, इंश्योरेंस कंपनियां बेच दी, पेट्रोलियम कंपनियां बेच दी, गैस कंपनियां बेच दी। भारत सरकार के जितने बड़े बड़े उपक्रम थे जहां पे आपके लाखों लाखों बच्चों की नौकरियां लग जाया करती थी, वो सारे इन्होंने प्राइवेटाइज कर दिए। और जो प्राइवेटाइज हो गया, वहां आपके बच्चों का रिजर्वेशन अपने आप ही खत्म हो गया। और रहा आपके बच्चे ज्यादातर 4th क्लास में आ जाते थे। 4th क्लास में इन्होंने ठेकेदारी प्रथा लागू कर दी। अब ठेके पे भर्ती हो रही है, वहां कोई आपके बच्चों की नौकरी लगती नहीं, क्योंकि ठेकेदार की मर्जी, किसको रखकर जब मर्जी निकाल दे। तो आपके बच्चों की पढ़ाई भी गई और आपके बच्चों की नौकरी भी गई। और टिकट ऐसे लोगों को देते चुन चुन के, जो जीत के तो जाते हैं आपकी वोट से। अच्छा, इसमें आपको भी एक बात समझनी पड़ेगी। बाबा साहब ने सरकार चुनने के लिए वोट का अधिकार दिया, 1 मैन 1 वोट 1 वोट 1 वैल्यू। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने बड़े बड़े पूंजीपतियों के पैसे से चुनाव के टाइम पे हमारे लोगों को, किसी को शराब की बोतल दे दी, किसी को 1,000-2,000 रुपए दे दिए, किसी को 10-20 किलो अनाज दे दिया। और हम लोग ये भूल गए, इसी वोट से 5 साल के लिए हम अपना सरकार चुनेंगे। हम शराब की बोतल में अपनी वोट बेच रहे हैं, हम 1-2 हजार रुपए में अपनी वोट बेच रहे हैं, हम 10-20 किलो अनाज में अपनी वोट बेच रहे हैं। और हम ये भूल जाते हैं, वो नेता जिन पूंजीपतियों के पैसे से हमारी वोट खरीदता है, सरकार बनाने के बाद उन्हीं पूंजीपतियों के हाथों वो हमारे बच्चों का भविष्य बेच देता है, पूरे देश को बेच देता है। तो हमें अपनी वोट की कीमत भी समझनी पड़ेगी। मैं इसलिए कह रहा था मुझे बुलवाओ, क्योंकि आप जो लगातार बुलवा रहे थे, मुझे पता है क्या होता बाद में। लोग सुबह से बैठे हैं, अब लोग आप नजारा देख लो, और अभी आप औरों को भी बुलवाओगे। जब तक लास्ट वाला बोलेगा कोई ना बचे। आप लोग ना मंच का प्रोग्राम 2 घंटे से लंबा कभी मत किया करो।
अब मुरैना में प्रोग्राम कर रहे हो, इतने सारे लोग आए हुए गांव गांव से, दूर दराज से, तो उनके समय का भी हमें ध्यान रखना है। 10 आदमी बोल रहे, 50 बोल रहे, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। वक्ता चाहे बेशक 2 या 3 हो, लेकिन काम की बात हो जाए, परेशानी क्या है परेशानी सबको समझ में आ जाए, परेशानी कैसे दूर हो उसका रास्ता सबको समझ में आ जाए, फिर सब उस रास्ते पे चल पड़ो। जरूरी है राजेंद्र गौतम से भाषण दिलवाना? मत दिलवाओ भाई, बघेल जी से मत दिलवाओ, कोई नहीं कह रहा उनसे दिलवाओ, आपसे मत दिलवाओ, कुशवाहा जी से। आपको लगता है कोई ज्यादा अच्छा समझाने वाला टीचर आया हुआ तो उससे दिलवा दो, हम भी सुन लेंगे, सीख लेंगे कुछ। लेकिन काम की बात करना बहुत जरूरी है। जो लोग अपने बुजुर्गों का इतिहास नहीं जानते वो कभी इतिहास नहीं बना सकते। और इतिहास ये कहता है कि अब से लगभग 2500 साल पहले, लगभग 2500 साल पहले पूरा भारत बौद्धमय था। पूरे भारत के लोग केवल बुद्ध धम्म को मानते थे। केवल पूरे भारत के लोग तथागत बुद्ध के धम्म में आचरण करते थे। और ये भारत पता कितना, अखंड भारत कितना बड़ा था। ये जो म्यांमार देश है जिसे पहले बर्मा कहते थे, वो भी भारत में था। बांग्लादेश तो अब बना है, बांग्लादेश भारत में था। पाकिस्तान भारत में था, ये तो अभी बना है। अफगानिस्तान भारत में था, नेपाल भारत में था, भूटान भारत में था, और ईरान का आधा हिस्सा भारत में था। अगर आपको याद हो, जब अफगानिस्तान का अमेरिका का युद्ध हुआ था तालिबान के साथ, तो अफगानिस्तान में एक बामियान एक जगह है, बामियान में पत्थर की बड़ी शिला में बुद्ध की मूर्ति थी जिसको तोपों से तोड़ा था तालिबानियों ने, और उसे तोड़ने में कई दिन लगे थे, तोप से तोड़ने में। तो वहां बुद्ध कैसे आ गए अफगानिस्तान में? अफगानिस्तान में शिला में इतने बड़े बुद्ध कैसे आ गए? इसका मतलब समझो, हमारे पूर्वज राजा हुआ करते थे। हम सम्राट अशोक के वंशज हैं, और सम्राट अशोक के समय पर लेके बर्मा से, म्यांमार से, काबुल कंधार तक, ईरान तक पूरा भारत बौद्ध में था। और बौद्ध धर्म का मतलब, बौद्ध धर्म का मतलब धर्म नहीं है, धर्म में अंतर है। धर्म चलता है धर्मशास्त्र से, जैसे इस्लाम चलता है कुरान से, ईसाई चलता है बाइबल से, हिंदू धर्म चलता है, सनातन धर्म चलता है गीता से। लेकिन बौद्ध धर्म किसी किताब से नहीं, वो चलता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। उसमें पाखंडवाद के लिए, अंधविश्वास के लिए कोई जगह नहीं है। उसमें बुजुर्गों के लिए सम्मान है, उसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञा, शील, करुणा, मैत्री, उसमें शांति का मार्ग है, सबको साथ लेकर चलने की भावना है। तो भैया मैं एक बात पूछ लूं आपसे, अगर आप अपने घर से निकलो कहीं जाने के लिए, रास्ते में आपकी याददाश्त चली जाए, आप रास्ता भटक जाओ, तो क्या आप अपने घर वापस पहुंच पाओगे? नहीं पहुंचोगे ना। लेकिन अगर कल को आपकी याददाश्त वापस आ जाए, आपको अपने घर का रास्ता वापस याद आ जाए, तो आप अपने घर जाओगे या नहीं जाओगे? जाएंगे ना। तो भैया जब तुम्हारे पूर्वज बौद्ध थे और तुम्हें आज पता लग गया तुम्हारे पूर्वज बौद्ध थे, तो अब आप वापस अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में आने में डर क्यों लगता है? फिर समस्या क्या है? फिर क्यों नहीं अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में वापस आते हो? क्यों ऐसी सामाजिक व्यवस्था के हिस्सा बने हुए हो जिसमें कोई जन्म से नीच है तो कोई जन्म से ऊंच है? जो सामाजिक व्यवस्था तुम्हारा शोषण करती हो, जो सामाजिक व्यवस्था तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत लूटती हो, जो सामाजिक व्यवस्था तुम्हारी बस्तियों को जलाती हो, जो सामाजिक व्यवस्था तुम्हारे बीच में ऊंच नीच का भाव पैदा करती हो, जो सामाजिक व्यवस्था तुम्हारा उत्पीड़न करती हो, जो सामाजिक व्यवस्था तुम्हारी बस्तियों को जलाती हो, जो सामाजिक व्यवस्था तुम्हारे हक अधिकार को छीनती हो, तुम ऐसी सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा क्यों बने रहते हो? लात मार दो ऐसी सामाजिक व्यवस्था को जो तुम्हें गुलाम बनाए। लात मार दो ऐसी सामाजिक व्यवस्था को जो तुम्हारे हक और अधिकार को छीने। लात मार दो ऐसी सामाजिक व्यवस्था को जो तुम्हारे बच्चों से पढ़ाई छीन ले, जो तुम्हारे बच्चों के मुंह से निवाला छीन ले। अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करो। अरे हमारा, आपका, बहुजनों का, सबका खून एक है।
जब हमारा खून एक है तो हमारी जाति अलग क्यों? हमारी जाति अलग क्यों? कोई मल्लाह है, कोई पाल है, बघेल है, कुशवाहा है, मौर्य है। अरे भाई किस लिए? कोई जाटव है, कोई वाल्मीकि, किस लिए? जब कुदरत ने जाति नहीं बनाई, जाति जिसने बनाई उसको जाति की वजह से फायदा हुआ। उसने तो पढ़ने लिखने पर अपना कब्जा कर लिया, उन्होंने तो सत्ता पर अपना कब्जा कर लिया। लेकिन जब तुम्हें पता चल गया हमारा आपका खून एक है, तो अब तो अपने अंदर फैली जातियों को खत्म करके रोटी बेटी का रिश्ता करो। अरे रोटी बेटी का रिश्ता करोगे तो तुम 88% हो जाओगे। जातियों को खत्म करोगे, सारे बहुजन एक हो जाओगे तो तुम 85 से 88% हो जाओगे। और जिस दिन तुम 88% हो जाओगे उस दिन मध्य प्रदेश में तुम्हारी सत्ता होगी, पूरे भारत में तुम्हारी सत्ता होगी। फिर अपने बच्चों के लिए अच्छी से अच्छी स्कीम बना लेना, बच्चों के लिए पढ़ाई भी फ्री कर देना, बच्चों के लिए इलाज भी फ्री कर देना, सबको बराबर कर देना, सबको साथ लेकर चलना, सब में प्यार बांटना। और वैसे भी हमारे बुजुर्गों का धम्म, बुद्ध का धम्म अन्याय नहीं सिखाता, उत्पीड़न नहीं सिखाता, विषमता नहीं सिखाता, शोषण नहीं सिखाता। वो सिखाता प्यार, वो सिखाता समता, वो सिखाता मैत्री, वो सिखाता करुणा, वो सिखाता प्रज्ञा, वो तो भाईचारा सिखाता है। तो हम लोग आपस में भाईचारा पैदा करें। और हम लोग भारत के मूल निवासी हैं, भारत हमारा है। भारत के तोड़ने वाले लोगों को पहचान लो। कौन लोग हैं वो जो समाज को जातियों में बांट रहे? कौन लोग हैं जो समाज को तोड़ रहे? कौन लोग हैं जो आपके बच्चों का अधिकार छीन रहे? उन लोगों को पहचानो, उन्हें बाहर का रास्ते दिखाओ, अपने और पराये का अंतर पैदा कर लो। जिस दिन आप अपने और पराये का अंतर पैदा कर लोगे, उस दिन तुम जो तुम्हारे पूर्वज हुक्मरान हुआ करते थे, तुम फिर से हुक्मरान बन जाओगे। बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन आप लंबे समय से बैठे हैं और अभी सुना है बहुत सारे वक्ता हैं, तो भैया सबको बुलवा लेना। मैं तो अपनी बात को ये कह के खत्म कर रहा हूं, अगर आपको अपने बच्चों से प्यार है, अगर आप नहीं चाहते कि दोबारा आपके बच्चे फिर से गुलाम बन जाएं, तो वो साजिश, वो ताकतें जो भारत के संविधान को खत्म कर देना चाहती है, जो दोबारा से भारत में मनुस्मृति का शासन लाना चाहती है, ऐसी ताकतों को निस्तारभूत करने के लिए अपने आप को एकजुट करके ताकत बना लो। आपने कभी सुना है कि 10 लोग 90 लोगों को मार सकते हैं क्या? नहीं मार सकते। लेकिन अगर 90 में फूट डाल दो तो 10 लोग आराम से 90 लोगों को पीट लेंगे। तो हमारे अंदर फूट डाल के जो फायदा उठा रहे हैं, आप उस साजिश को समझो और आपस में भाईचारा पैदा करो, रोटी बेटी का रिश्ता करो, अपने अंदर फैले हुए जातिवाद को खत्म करो और समाज को एकजुट करके फिर से हुक्मरान बनने का सपना तथागत बुद्ध का, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का, मानवर कांशीराम साहब का, हमारे माँ बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में उसको पूरी तरह मजबूती से पकड़ कर चलो, फिर से हुक्मरान बनो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।